मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए हम लोग को डिस्कस करना ITS R20 का। ITS R20 का जो मेरा पोर्शन है फिजिक्स में, हम उसको डिस्कस कर देते हैं। क्या है ITS R20 का जो भी डाउट है, डाउट क्या, जितने भी क्वेश्चन मेरे पोर्शन के हैं सारे डिस्कस कर देते हैं। मेरा पोर्शन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से, ग्रेविटेशन वाले से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो पॉइंट मासेज हैं A एंड B having masses in the ratio 4:3 are separated by a distance 1 meter. When another point mass C of mass m is placed between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C. The distance between C from A is, ठीक है। दो पॉइंट मासेज हैं आपके इस तरीके से, ये MA दिया है और ये MB दिया है। इनका डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इनका डिस्टेंस कितना दिया है? 1 मीटर। बोल रहा है एक थर्ड मास ला के पॉइंट C रख दे रहा है, एक थर्ड पॉइंट मास M से। बोल रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो अगर ये x है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा? 1 - x। और हमको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है? हमको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि मास A अपॉन मास B का रेशियो कितना दे दिया? मास A अपॉन मास B का रेशियो कितना दिया अपने को? 4:3। चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं होता, जो भी ग्रेविटेशन के क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन होता है तो ध्यान देना भी पड़ता है कि अट्रैक्शन की रिपल्सन। यहाँ तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, ग्रेविटेशन है तो इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ऑब्वियस ही बात है जितना फोर्स AC पे लगाएगा उतना ही फोर्स BC पे लगाएगा। ठीक, तो लिख लो क्या हो जाएगा? F की वैल्यू GM × MA डिवाइड बाई x², और यहाँ कितना हो जाएगा? GM MB डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। GM कट गया, इसको ला दें MA अपॉन MB, क्योंकि इसका रेशियो पता है हमको। और ये किधर चला जाएगा? x² डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। x² डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। MA अपॉन MB का रेशियो कितना दिया? 4:3। ठीक, ये वैल्यू अपने को दे दिया 4:3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि क्या था? व्हेन अनदर मास पॉइंट C प्लेस बिटवीन विद द फोर्स बिटवीन A एंड C, जो फोर्स बिटवीन A एंड C ये 1/3 था। फोर्स A एंड C का कितना था? 1/3 ऑफ फोर्स ऑफ BC। तो यहाँ भी 1/3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ भी 1/3 आएगा। तो 1/3 x² डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 कट गया, तो आया क्या? x² डिवाइड बाई 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 4। तो यहाँ से ले लो, तो x अपॉन 1 - x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो x इज इक्वल टू 2 - 2x, तो 3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू वॉट? 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज करेक्ट। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होता है? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होता है? तो ध्यान से देखो, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बनाना है तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटर। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटर। ऐसे बना लो, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटर। ठीक, क्या क्या बात होते हैं इसमें कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट इन सेम सेंस एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन आपको ट्रेवल करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, जिस तरीके से आपका अर्थ रोटेट करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एक चीज और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट इसकी कितनी हो जाती है? 36,000 किलोमीटर। टाइम पीरियड इसका कितना होता है? टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर। स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? स्टेशनरी हो जाता है। और इसमें कोई बात, इन ऑर्डर टू कवर द होल अर्थ सरफेस 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और ये ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। सब पढ़ा है, अपना जो भी ऑप्शन मैच हो। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि किधर से किधर जाएगा, तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सब्सटेंस विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। इलास्टोमर्स,
इलास्टोमर्स हो जाएगा। इलास्टोमर्स क्या होता है, जिसको स्ट्रेच कर सकते हो। सबसे प्राइमरी एग्जांपल इसका कौन सा होता है, रबड़, ठीक। तो सब्सटेंस दैट कैन बी स्ट्रेच, लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ इज इलास्टोमर्स, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन 14 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपको लेंथ और आर्क दिया हुआ, पूछ रहा सबसे ज्यादा टेंशन किस में होगा। तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस में होगा, तो एफ इजिकल टू क्या होगा, ए वाई डेल्टा एल बाई एल। तो फोर्स अगर तुमको चेक करना है तो एरिया दिया तो मतलब आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल। तो चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, और कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है इसका। इसी तरीके से रखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू को रखो, लेंथ की वैल्यू रखो, चारों वैल्यू देख लो किसका ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, when the flow parameter at any given instant remains same at every point, the follow parameter at any given instant remains same at every point। लेमिनार फ्लो नहीं, लेमिनार फ्लो नहीं होता, स्टडी स्टेट होगा इसका। कौन सा स्टेट होता है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, कौन सा होता है, स्टडी स्टेट, ठीक। अब लेमिनार और टर्बुलेंट दे दिया, तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो जिसका रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम होता है, और टर्बुलेंट फ्लो जिसका रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा होता है। और 1000 और 2000 के बीच में कौन सा फ्लो हो जाता है, अनस्टडी फ्लो। सब पता कैसे करते हैं, रेनॉल्ड नंबर से। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो वी डी बाई नीटा। कई बार पूछ लेता है कि अगर लेमिनार फ्लो है तो विस्कोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, तो इस अकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। और रेनॉल्ड नंबर आपका डायमेंशनलेस होता है, रेनॉल्ड नंबर आपका क्या होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा 16 का, 16 का आपका हो जाएगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक रेक्टेंगुलर फिल्म दिया है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से, एक A1 दिया आपको, कितना A1 कितना दिया आपको, A1 दिया 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, और A2 कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है भाई, टी डेल्टा है। वर्क डन कितना होता है, टी डेल्टा है। फिल्म से मल्टीप्लाई करना, फिल्म है तो कितने से मल्टीप्लाई करने का, 2 से। इसकी वैल्यू कितना दे दिया तुमको, 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 2 टी, और डेल्टा ए कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू कितनी है 20, और ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8, और सेंटीमीटर का स्क्वायर बोले तो 10 टू द पावर -4, तो -4 से -4 कैंसिल, ये कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 24, तो 3 डिवाइड बाई 24 डैट इज 1/8, 1/8 बोले तो 0.125, 0.125 आपका सरफेस टेंशन है, तो न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की एक और यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स बाइसेक्टर आई व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज टू डेल्टा टी, द इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, जब अल्फा ये है, ठीक है। तो आई की एरर से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है ml स्क्वायर, तो अगर एरर ले तो क्या होगा, डेल्टा आई बाई आई कितना हो जाएगा 2l डेल्टा टी, 2l, इसको इरेज करना पड़ेगा, चलो फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इज इक्वल टू ml स्क्वायर, ठीक। तो डेल्टा आई बाई आई कितना हो जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल, 2 डेल्टा एल बाई एल। और हम लोग पढ़े हैं डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कितनी होती है, बीटा डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई वी की रेशियो कितना होती है, गामा डेल्टा टी, ठीक, गामा डेल्टा टी। और अल्फा बीटा गामा का रेशियो आपस में कितना होता है 1:2:3, एंड आइसोट्रॉपिक के लिए अलग चीज़ें हो जाएंगी, आइसोट्रॉपिक के लिए अलग चीज़ हो जाएंगी। तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा आई बाई आई की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक। डेल्टा एल बाई एल का रेशियो कितना होता है अल्फा डेल्टा टी। एक टाइम पीरियड का पूछ देता है डेल्टा टी बाई टी का, उसका कितना हो जाता है 1/2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज करके भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, ये कई बार आया, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है कि मड हाउसेज आर कूलर इन समर एज एंड वार्मर इन विंटर बिकॉज मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जब समर का सीजन होता है तो क्या होता है, आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड का टेम्परेचर, इसलिए हमको समर में कूलर महसूस होता है। सेम इन द केस ऑफ वार्मर, ठीक। अब ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ऐसे बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही।
ऐसे बनाया रहता है। तो ये पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस आपका आइसोबारिक, आइसोकोरिक कुछ भी पूछ ले, ये कौन सा हो जाता है आइसोबारिक, P वर्सेस V का है। आइसोबारिक ये क्या हो जाता है आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक। अब जो पूछ रहा हो देख लेंगे। एडियाबेटिक का स्लोप कितना हो जाता है माइनस गामा P बाई वी, और आइसोथर्मल का माइनस P बाई वी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो भी पूछ देता है, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन आइसोथर्मल इज गामा टाइम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 P वर्सेस V ग्राफ दिया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, P वर्सेस V का ग्राफ दिया, P वर्सेस V का ग्राफ दिया इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपना कौन सा ग्राफ बनेगा, ऑप्शन T वर्सेस P बनाया है कई सारे ग्राफ पे, तो T वर्सेस V, तो y एक्सिस कांस्टेंट है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not the assumption of KTG, the volume occupied by the volume of the gas is negligible। ठीक है, वॉल्यूम तो नेग्लेजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम जीरो हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होता है, तभी तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट काइनेटिक के बराबर हो जाती है। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, सही बात है, कोलिजन हरदम क्या होता है इलास्टिक। ऑल मॉलिक्यूल हैव सेम स्पीड, नहीं, रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है जंक्शन, कभी कभी इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक लिख देगा, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 22 का फोर्थ हो जाएगा। नाउ 23, R बाई सी वी की वैल्यू दी है आपको 0.4, बोल रहा है क्या होगा, तो सी पी माइनस सी वी की वैल्यू, आर की जगह सी पी माइनस सी वी रख दो, ये वैल्यू 0.4 हो गई। सी पी बाई सी वी की वैल्यू क्या होगी गामा, गामा माइनस 1 की वैल्यू 0.4, तो गामा की वैल्यू कितनी 1.4, 1.4 किसका होता है डायटोमिक, 1.4 किसका होता है डायटोमिक, गामा की वैल्यू 1.67 किसकी होती है मोनोएटॉमिक, और 1.33 किसकी होती है पॉलीएटॉमिक। ठीक, गामा निकालते कैसे हैं 1 + 2/f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये दिया है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं होता, बस इसका मतलब बस ये a नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका क्या नाम है, ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी a माइनस a नॉट। अब मीन पोजीशन तुम्हारी जीरो से नहीं है, मीन पोजीशन तुम्हारी जीरो से नहीं है, किससे है a नॉट से, बस इतना ही रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये हम लोग बेसिक मैथ से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या हो जाता है √a² प्लस b², और एम्पलीट्यूड भी तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यही हो जाएगा a² प्लस b², ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो वैल्यू होती है सिर्फ ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी लिखा होता तो तुम्हारा जो मीन पोजीशन होता है वो जीरो पे होता। अब मीन पोजीशन तुम्हारा कहाँ से, a नॉट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कितना दिया, v इज इक्वल टू 5x प्लस v इज इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस √15z। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो E की वैल्यू कितनी होगी -dv/dx, तो कितना हो जाएगा -5i। EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी -dv/dy, कितनी हो जाएगी -3j। EZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -dy/dz, मतलब -√15k। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेना है तो ई नेट की वैल्यू कितना ले लोगे, ई नेट की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस। देखो, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रहेगा तो सिर्फ टॉर्क एक्ट करता है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आएगा तो टॉर्क एज वेल एज फोर्स दोनों लगेगा, कई बार डिस्कस हो चुका है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फॉर द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द सर्कमफियरेंस 2πr द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट लगा लेते हैं, L इजिकल टू क्या होता है NH/2π। L की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ MBr इजिकल टू NH/2π। तो इधर लेके चले जाएं इसको, तो 2πr कितना हो जाएगा NH/m लैम्डा, MB सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है h/p दैट इज h/mv। तो ये टोटल वैल्यू किसकी हो गई लैम्डा की, तो 2πr इजिकल टू n लैम्डा। बोल रहा n की वैल्यू 1, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2πr के बराबर। लैम्डा की वैल्यू किसके आ गई 2πr के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ए सेमी कंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस। द करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप ऑलमोस्ट जीरो। द डिवाइस इज पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। कुछ नहीं होता है, पी और एन तो दूसरी बात करती है, इंट्रिंसिक तो लकी दुनिया। पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड में ही तो तुम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस बनाते हो, तो जो फॉरवर्ड होगा तो करंट फ्लो होता है, रिवर्स होता है तो करंट नहीं फ्लो होता, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 भी डिस्कस कर दे रहा है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट जीरो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एकदम सही बात है। जो फाई नेट की वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इनक्लोज होगा उसी से मतलब होगा, आउटसाइड चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। द टोटल फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज विल बी जीरो। फिर से पढ़ो, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज बॉडी, कोई क्लोज बॉडी है, नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज विल बी जीरो। मतलब अगर कोई एक क्लोज बॉडी है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो सकती है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर डाइपोल रहता तब भी तो जीरो हो जाता है। ऑप्शन सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन एकदम पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको सबसे बढ़िया लिखना चाहिए था में, क्योंकि देखो अंदर अगर चार्ज नहीं है तो जीरो हो सकता है, ठीक है, नो इशू। लेकिन अगर एक अंदर डाइपोल प्लेस कर दें तब भी तो चार्ज जीरो हो गया, ठीक। ऑप्शन थर्ड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ अ डाइपोल इनक्लोज बाय, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि एल की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस का एन के साथ क्या होता है। तो एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। फॉर्मूले रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का फोर्थ और 33 का फोर्थ, 33 का फोर्थ, 33 का भी कितना हो गया, फोर्थ, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक पेंटावैलेंट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिया जा रहा है जानबूझ के कि अगर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, एन टाइप का, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगर ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी होता तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 के एलिमेंट और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल ऑन अ मटेरियल हैव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, ई माइनस फाइव, ई माइनस फाइव। तो ये क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। देखो ये 5 ओम दिया है, ये 4 ओम दिया है और ये 6 ओम दिया है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि अगर हीट जनरेटेड 5 ओम में, 5 ओम में कितना हीट जनरेट हो रहा है, 10 कैलोरी पर सेकेंड। तो हीट कितना जनरेट होगा 4 सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, 5 ओम में 10 कैलोरी पर सेकेंड है तो 4 ओम में कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको करंट बताना पड़ेगा। मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है तो इसमें करंट I2 जा रहा है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो I1 R1 लगा लो तो 5I1 और ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 10I2। तो इट मीन्स व्हाट, ये कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 2I2, I1 इज इक्वल टू 2I2। एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद तुम्हारा हीट जनरेटेड पूछ रहा है, तो हीट जनरेटेड अगर लिखें तो हीट जनरेटेड क्या होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। तो H1 बाई H2 लिखें तो टी तो दोनों में कट जाएगा। तो I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, ठीक। H1 की वैल्यू कहाँ दी है तुम्हारी, H1 दिया 10 कैलोरी पर सेकंड। H2 पूछ रहा है, इसका करंट तुम्हारा नहीं पता है, I1 का स्क्वायर बोल दो, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक। I2 का स्क्वायर, I2 भी नहीं पता, I2 का स्क्वायर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4। I1 बाई I2 का रेशियो अगर मैं यहाँ से देख लूँ, I1 बाई I2 का रेशियो कितना हो गया 2, I1 बाई I2 का रेशियो कितना हो गया 2। तो यहाँ से 10 बाई H2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, डेट इज़ 5 बाई 4। यहाँ से 4 कट गया, ये वैल्यू 2 आ गई। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई
2 कैलोरी पर सेकेंड। H2 की वैल्यू आ गई 2 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है 220 से 10 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल अगर 6 एम्पियर है और सेकेंडरी इतना, तो इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी। सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? 10। सेकेंडरी करंट कितना है? 90। प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 220। और प्राइमरी करंट कितना है आपका? 6। तो ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कट कर दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, और क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 15/22, 15/22 लगभग 68.2% के आसपास आ जाता है। ठीक, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, देन हाइट h इफ द सरफेस इज g1, तो डेप्थ 2h में क्या होगा? डेप्थ 2h में क्या होगा? तो वही हो जाएगा यार। g1 की वैल्यू क्या होती है? gh की वैल्यू क्या होती है? gh इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r। तो अगर डेप्थ के साथ 2h के साथ यही वैल्यू तो हो जाएगी, यही तो वैल्यू हो जाएगी। और gh की वैल्यू कितना दिया? g1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा? कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा? 46 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। दो स्फीयर है, मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड इन एयर विद ग्रेविटेशनल फोर्स F। अगर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 आ जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर पहले F था, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 आ गई तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कितना रहेगा? F। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर, और इसका फर्स्ट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या था? आई की वैल्यू आपको दिया AT²। आई की वैल्यू कितना दिया? AT²। करंट बताइए, करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू DQ बाई DT। तो DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? DQ की वैल्यू हो जाएगी IDT। इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, तो आपको क्या इसको इंटीग्रेट करना? I की वैल्यू कितना? AT²। तो अब T² का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा? T³/3। तो ये वैल्यू आ गई A, और T³ की जगह बोला 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3। तो एक 3 से कट गया, स्क्वायर बचेगा तो 9 है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लास में कराएं लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम। ये दिया आपको 10 ओम, ये आपको दिया 12 ओम, ये 2.5 वोल्ट और ये 3 ओम। ठीक, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इफ इट इज आइडियल। अगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताना है, मतलब ये वाला बताना हम लोग को, इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू आई, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हमको करंट निकल जाए, आर ऑलरेडी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, और ये आइडियल है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, आइडियल है तो इस वाले सर्किट में कोई करंट जाएगा नहीं। तो अगर हमको करंट निकालना हो तो करंट कैसे निकालते हैं? नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। करंट कैसे होता है? नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट EMF तो वैल्यू कितनी है? 2.5। ठीक, 2.5। इसको देखो, ये कितना हो गया? 22 और ये 25। तो करंट की वैल्यू आ गई 0.1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 एम्पियर। तो 0.1 और रेजिस्टेंस कितना होता है? 12। तो कितना आ गया? 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 49। तो मैंने अपने सारे पोर्शन को डिस्कस कर दिया है, बाकी का पोर्शन सब लोग डिस्कस कर देंगे। पढ़ते रहिए, अब तो 1-2 दिन बचाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।